by highlighting the Tipu English binary to the exclusion of a more complicated reality. A particular narrative has been advanced over the years. दोस्तों ये स्टेटमेंट है फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर का टीपू सुल्तान के ऊपर, जो हिस्टोरियन विक्रम संपत की रिसेंटली लॉन्च्ड बुक जो टीपू सुल्तान के ऊपर है उसके दौरान मीडिया से बात कर रहे थे। दोस्तों, ओवर द लास्ट कपल ऑफ इयर्स टीपू सुल्तान एक बहुत कंट्रोवर्शियल फिगर की तरह उभरे हैं और रीजन है टीपू का रिलीजियस एंगल। दैट क्लेम इज दैट ही वाज एंटी हिंदू। 2015 में कर्नाटका में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट हुआ करती थी, कर्नाटका गवर्नमेंट ने 20 नवंबर को जो टीपू की बर्थ एनिवर्सरी है, ये डिसाइड किया कि हर साल इसको टीपू जयंती के नाम से मनाया जाएगा ताकि टीपू सुल्तान के सैक्रिफाइसेस को, इनके अचीवमेंट्स को दुनिया तक ले जाया जाए, पहुंचाया जाए, सो दैट द यंगर जनरेशन गेट्स इंस्पायर्ड बाय हिज पैट्रियोटिज्म और किस तरीके से टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से लोहा लिया। 2019 में जब वहां पे बीजेपी गवर्नमेंट आ गई, तो बीजेपी गवर्नमेंट ने कर्नाटका में डिसाइड किया कि टीपू जयंती को अबॉलिश कर दिया जाएगा क्योंकि टीपू एंटी हिंदू हुआ करते थे, वो हिंदुओं को परसिक्यूट किया करते थे। अब इतने बड़े हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी के अराउंड इस तरीके की कंट्रोवर्सी है, पर्टिकुलरली रिलीजन विच इज वेरी सेंसिटिव। तो क्या है हकीकत, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। Hi everyone, welcome to my channel. I am Shailendra Singh. If you have not subscribed to the channel, do subscribe and also press the like button क्योंकि दोस्तों आज का वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। बहुत सारे न्यूआंस्ड आपको मैं चीजें बताऊंगा, बिकॉज जनरली हमको ये लगता है चीजें ब्लैक एंड व्हाइट होती हैं, बट एक्चुअली चीजें शेड्स ऑफ ग्रे में होती हैं और वही ग्रे शेड के ऊपर मैं आज प्रकाश डालूंगा। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको जवाब दूं टीपू सुल्तान के बारे में, वेदर ही वाज अ बिगट, वेदर ही वाज एंटी हिंदू और नॉट, थोड़ा सा टीपू सुल्तान के बारे में देख लेते हैं, उनके बैकग्राउंड के बारे में समझ लेते हैं, सो दैट जिन लोगों को हिस्ट्री का उतना आइडिया नहीं है उनको एक बेटर पर्सपेक्टिव मिले। दोस्तों, टीपू सुल्तान का जन्म 1751 में मैसूर स्टेट में हुआ था, किंगडम ऑफ मैसूर में हुआ था। टीपू सुल्तान के फादर का नाम हैदर अली था और हैदर अली का राइज बहुत मिटियोरिक राइज है, एक्चुअली इट्स वेरी इंस्पिरेशनल, नो डाउट। इलिटरेट हुआ करते थे, बहुत हम्बल इनका बिगिनिंग बैकग्राउंड हुआ करता था और वेरी रैपिडली ही रोज अप इन द मैसूर आर्मी और अल्टीमेटली कमांडर इन चीफ सेनापति बन गए वोडिया डायनेस्टी के। उस टाइम पे वहां पे हिंदू डायनेस्टी हुआ करती थी जिसको वोडिया डायनेस्टी कहते हैं, और वोडिया राजा को हैदर अली ने बहुत जल्दी पपेट बना लिया। अल्टीमेटली वहां पे डिफैक्टो रूलर बन गए और मैसूर स्टेट को चलाने लगे। Naturally, being very talented, he rapidly expanded the kingdom. काफी सारे एरियाज को जीता जिसमें टीपू सुल्तान ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब इस टाइम पे आपको ये समझना होगा कि पावर्स कौन कौन सी हैं इंडिया में। नॉर्थ में मराठास, इनके ईस्ट में निजाम ऑफ हैदराबाद और इनके साउथ में मद्रास जहां पे अंग्रेज लोकेटेड थे। तो नेचुरली इतनी सारे पावर्स हैं और सारी के सारी एम्बिशियस पावर्स हैं, इनके बीच में कॉन्फ्रंटेशन होगी। एंड क्योंकि इसमें से सबसे ज्यादा जो शातिर है, जो कनिंग है और जो स्मार्ट भी है, वो अंग्रेज हुआ करते थे, द ब्रिटिश वर नॉट रियली हैप्पी विद द रैपिड राइज ऑफ द मैसूर स्टेट अंडर हैदर अली एंड सब्सिक्वेंटली टीपू सुल्तान। तो दोस्तों, अल्टीमेटली 4 एंग्लो मैसूर वॉर्स होते हैं। पहला हैदर अली के अंडर में होता है, उसके बाद ड्यूरिंग द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर 1782 में हैदर अली की डेथ हो जाती है। ही वाज सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज, अपेरेंटली कैंसर। बोलते हैं उनकी बैक में थाली के बराबर का फोड़ा हो गया था। अब वो फोड़ा क्या था एग्जैक्टली उस टाइम के जो लोग हैं उन्होंने नहीं मेंशन किया क्लियरली, बट इट कुड वेरी वेल हैव बीन कैंसर। नॉनदलेस, इन द मिडिल ऑफ द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर टीपू सुल्तान ने गद्दी इनहेरिट की। टीपू सुल्तान को हैदर अली ने एक लंबा चौड़ा लेटर टुवर्ड्स द एंड लिखा था और ये कहा था कि सबसे बड़ा थ्रेट जो इंडिया को उस टाइम पे है वो अंग्रेजों से है, और आप बीइंग द नेक्स्ट किंग ऑफ मैसूर, यू हैव टू मेक श्योर दैट इंडिया के एलाइज के साथ, जो इंडियन एलाइज हैं, दैट इज द मराठा, द निजाम, इन सब के साथ मिलके आप अंग्रेजों को फिनिश कर देना। प्लस यू ऑल्सो टेक द हेल्प ऑफ फ्रेंच, क्योंकि मैसूर स्टेट का फ्रेंच से काफी अच्छा रिलेशन था। अल्टीमेटली हेट अंग्रेजों से थी और इन दोनों की टक्कर दैट कल्मिनेटेड इन द 4 एंग्लो मैसूर वॉर्स जो मैंने आपको अभी बताया। बट दोस्तों, शायद टीपू सुल्तान का एक ओवरबेयरिंग कॉन्फिडेंस रहा होगा, एक्सेसिव
प्राइड रहा होगा, या मे बी लैक ऑफ डिप्लोमेटिक स्किल्स कह लो। टीपू सुल्तान वॉज एट कॉन्स्टेंट वॉरफेयर विद नॉट ओनली द मराठास बट ऑल्सो द निजाम ऑफ हैदराबाद। तो इनकी आपस में कभी बनी नहीं। ऑन दी अदर हैंड हैदर अली ने मराठास और निजाम के साथ मिलकर ट्राइपार्टिएट अग्रीमेंट भी किया था, जहां पे इन तीनों ने अंग्रेजों से एक बार लोहा भी लिया था, फाइट भी की थी। अब ऐसी सिचुएशन में अंग्रेजों के साथ टीपू सुल्तान की लड़ाई हो जाती है, जिसको थर्ड एंग्लो माइसोर वॉर बोलते हैं। 1789 में स्टार्ट होता है, अल्टीमेटली 1793 में ये वॉर खत्म होती है। इस टाइम पीरियड में टुवर्ड्स द एंड लॉर्ड कॉर्नवालिस, शायद आपने नाम सुना होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस का। दोस्तों ये वही लॉर्ड कॉर्नवालिस है जो अमेरिका में अमेरिकन रेवोल्यूशन के टाइम पे ब्रिटिश आर्मी का कमांडर इन चीफ हुआ करता था, जनरल हुआ करता था, और जिसने जॉर्ज वॉशिंगटन की आर्मी के सामने 1781 में बैटल ऑफ यॉर्कटाउन में सरेंडर कर दिया है, एंड अमेरिका वॉज फॉरएवर लॉस्ट टू द ब्रिटिश। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपना जो प्राइड है वो रिस्टोर करना था, अपना जो प्रेस्टीज है दोबारा से रिस्टोर करना था, एंड एज अ रिजल्ट टीपू सुल्तान, सिंस ही वाज ऑफ कोर्स अ थ्रेट टू द ब्रिटिश, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने फाइनल असॉल्ट किया टीपू सुल्तान के ऊपर और चारों तरफ से घेराबंदी कर ली श्रीरंगापट्टनम, दैट यूज्ड टू बी द कैपिटल ऑफ टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान अल्टीमेटली हैड टू कम टू एन एग्रीमेंट, और इस एग्रीमेंट के हिसाब से टीपू सुल्तान हैड टू सरेंडर हाफ ऑफ हिज एम्पायर प्लस 3 करोड़ रुपए का इंडेमनिटी, प्लस टू मेक श्योर दैट टीपू सुल्तान pays the indemnity which was 3 crore rupees. Can you imagine 3 crore rupees in those days? It was really huge. And Tipu Sultan had to give two sons as hostages to the British. This was actually very humiliating for Tipu Sultan, and as a result, कहीं ना कहीं टीपू सुल्तान के मन में there was a sense of hatred towards the British. It was already there, but now it was at its peak. And 1799 में there was a final war, that is the fourth Anglo-Mysore war. इस टाइम पे इंडिया का गवर्नर जनरल हुआ करता था लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली ने फाइनली टीपू सुल्तान को चारों तरफ से घेर लिया, श्रीरंगपट्टनम को घेर लिया, एंड डिस्पाइट द बेस्ट ऑफ टीपूज heroic efforts, टीपू died fighting in the battle. दोस्तों टीपू का एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है, इट्स बेटर टू लिव द लाइफ ऑफ अ लायन फॉर वन डे rather than live the life of a jackal for 100 years. So there is no doubt that he was extremely brave, जिसने सिंगल हैंडेडली अंग्रेजों से लोहा लिया, और सिर्फ अंग्रेज ही क्या, देयर वाज मराठास आल्सो, निजाम ऑफ हैदराबाद, एंड अंग्रेजों के सबसे टफेस्ट ओपोनेंट के रूप में उभर के आए, पर्टिकुलरली इन द सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। अब दोस्तों आते हैं कंट्रोवर्सी के ऊपर, जो कंट्रोवर्सी है टीपू के रिलीजियस एंगल को लेके। अब इनकी ब्रेवरी के रिगार्डिंग तो कोई भी डाउट नहीं है, इट इज the track record is absolutely impeccable, but as far the religious angle of Tipu is concerned, कहीं ना कहीं हिस्ट्री बहुत कॉम्प्लेक्स है, वो कॉम्प्लेक्सिटी मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि टीपू सुल्तान के ऊपर एलिगेशन क्या है। तो दोस्तों टीपू सुल्तान के ऊपर एलिगेशन ये है दैट टीपू वाज एंटी हिंदू। टीपू हिंदूज को परसिक्यूट करते थे, उनके टेम्पल्स को तोड़ते थे, उनको कन्वर्ट कराते थे, और कहीं ना कहीं उनके खिलाफ एक बहुत डीप सीटेड हेट्रेड था, और जिहाद करने को बोलते थे हिंदुओं के खिलाफ। एग्जाम्पल के रूप में मालाबार, जब मैसूर स्टेट ने मालाबार पे अटैक किया, वहां पे डिस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स हुआ, वहां पे हिंदू को कन्वर्ट किया गया, हिंदू लैंडलॉर्ड्स को अटैक किया गया। तो इस तरीके के एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। नाउ देयर इज एन एलिमेंट ऑफ ट्रूथ इन दिस। इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही अथॉरिटेटिव हिस्टोरियन की बुक से रेफरेंस देता हूं। इस बुक का नाम है, यू कैन सी व्हाट्स द नेम ऑफ द बुक, द एनर्की बाय विलियम डैलरम्पल, जो काफी जाने माने हिस्टोरियन है और काफी वेल रिसर्च्ड इनकी बुक्स होती हैं विद डेटा, सो ही डज नॉट नेचुरली टेक अ स्टैंड। तो मैं आपको टीपू सुल्तान के बारे में इन्होंने जो लिखा है रिगार्डिंग हिज अट्रॉसिटीज ऑन हिंदूज, इसके बारे में मैं आपको एक मैसेज पढ़ के बताता हूं। तो दोस्तों ये लिखते हैं दैट for Tipu was prone even by the standards of the time to use unnecessary violence against his adversaries and those he defeated, creating many embittered enemies where conciliation would have been equally possible and much wiser. तो इसका मतलब उस टाइम के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से भी टीपू काफी हार्शली ट्रीट किया करते थे अपने एनिमी स्टेट्स को, और जहां पे जो लोग हैं वहां पे जो कैप्चर हो जाते थे उनके खिलाफ, तो ऐसा कहा जाता है he used to chop off the nose, ears, टंग एटसेट्रा, बहुत बुरी तरीके से ब्रुटैलिटी के साथ इनको ट्रीट किया जाता था, एंड अल्टीमेटली दे वर हैंग, दे वर किल्ड। ही सेज rebels had their arms, legs
ears and noses cut off before being hanged. He routinely circumcised and brutally converted to Islam captive enemy combatants and internal rebels, both Hindus and Christians, Indians and British. तो क्लियरली इन्होंने कहा है कि वो जो कन्वर्जन वाला एंगल है, फोर्सिबल कन्वर्जन वाला, वो हमको यहाँ पे दिखता है. मोर ऑफन देन नॉट ही डिस्ट्रॉयड द टेम्पल्स एंड चर्चेस ऑफ दोज ही कॉन्कर्ड. सो ये भी यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है. He did this on a particularly horrific scale on his previous campaigns in Malabar, Mangalore, and Coorg. Huge numbers of people were forced to migrate from their homes. 60,000 Christians from the southern Carnatic to Mysore in 1 year alone. Christian Portuguese missionaries wrote that he tied naked Christians and Hindus to the legs of elephants and made the elephants move around till the bodies of the helpless victims were torn to pieces. So you can clearly see that there is no doubt that Tipu was really harsh at times and he persecuted Christians and Hindus, Indians and British. तो वो जो एलिगेशन है टीपू के ऊपर, वो तो कहीं ना कहीं उस बात में सच है. तो ऐसा तो नहीं होता कि फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत ही अच्छा राजा हो जिसने बहुत अच्छे से रूल किया हो, सबके साथ बेनोवलेंट हो, और जबरदस्ती ऐसा बोला जा रहा है कि उसने बहुत लार्ज स्केल परसिक्यूशन किया. फॉर एग्जाम्पल अकबर, बाय एंड लार्ज अभी तक आप देखोगे अकबर हैज नॉट कम अंडर अटैक. एंड टीपू सुल्तान, एज ए सेड, क्योंकि कुछ चीजें कॉम्प्लेक्स हैं, ग्रे शेड्स हैं, एंड दैट इज द रीजन ही इज बीइंग अटैक्ड. और बीजेपी ये बोल रही है कि कांग्रेस वोट बैंक पॉलिटिक्स के चक्कर में इट जस्ट हाईलाइट्स द ग्लोरी ऑफ टीपू सुल्तान. जो फ्रीडम स्ट्रगल का जो पार्ट है, जो पैट्रियोटिज्म वाला पार्ट है, वो तो ठीक है, बट ये वाले जो एंगल्स हैं इनके बारे में कांग्रेस ने एवर सिंस द कंट्री बिकेम इंडिपेंडेंस, क्योंकि इनकी सरकार थी, ये वाले एंगल को टोटली इग्नोर किया है. अब दोस्तों बात है कि टीपू सुल्तान क्या सीरियसली वॉज ही लाइक एक्चुअली फुल टाइम बिगट? क्या पूरे टाइम वो हिंदुओं को परसिक्यूट किया करते थे? क्या सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट है दैट एक हम वर्डिक्ट दे सकते हैं दैट टीपू सुल्तान वाज 100% एंटी हिंदू? द आंसर इज नो. इसके सपोर्ट में मैं आपको दोबारा से इस बुक से, दैट इज द एनर्की से, विलियम डैलिम्पल के स्टेटमेंट बताता हूँ. एंड दीज स्टेटमेंट्स ऑफ कोर्स विलियम डैलिम्पल हैज टेकन फ्रॉम द कंटेम्प्रेरी सोर्सेज, जो आपको चीजें क्लियर कर देंगे. So the passage goes like this: keeping in mind, so this is page number 319, page number 319, so I am not cooking it up. Keeping in mind his father's advice to win the love of his subjects, Tipu went out of his way to woo and protect the Hindus of his own dominions. मतलब जो अपने डोमिनियन में है, अपने राज पार्ट में, जो अपने एरिया में जो हिंदूज हैं, इनके लिए टीपू का एक बहुत टॉलरेंट एटीट्यूड हमको दिखता है. From the beginning of his reign, he had loaded the temples of his realm with presents, honors, and land. Now, this is very contrasting. तो जो एक image है barbarian वाला, anti-Hindu वाला, उसके against, it's a very strong point that he says. Few of his chancery records survive, but from the temple archives of the region, we know. वहीं के जो temple archives हैं, temple के ही records हैं, वो कहते हैं, for example, that in 1784 he gave a land grant to one Venkatchala Shastri and a group of Brahmins, begging them to pray for the length of his life and prosperity. A year later, he set the temple complex of Melkote, 12 elephants and a kettle drum, while also sending a Sanskrit verse recording his grant of lands to the temples and Brahmins on the banks of Tungabhadra. But it was the great temple of Sringeri that always received his most generous patronage, as a stash of correspondence discovered within the temple in the 1950s bears witness. तो उसके डॉक्यूमेंट्स भी ऐसा नहीं है कि वो खुद ही कोई कुकअप करके बता रहा है. 1950s में एक स्टैश ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस मिला, मतलब डॉक्यूमेंट्स कुछ वहां पे मिले. टीपू पुट ऑन record his horror at the damage done to the temple by a Maratha Pindari raiding party. मतलब मराठास ने जो टेम्पल को रेड किया है, वहां पे लूटपाट की है, टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया है, डैमेज किया है. सो टीपू वाज रियली हॉरिफाइड. नाउ यू कैन थिंक फॉर योरसेल्फ किस तरीके से उस टाइम पे पॉलिटिकल एंगल यूज्ड टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग. सो ब्लैक एंड व्हाइट में चीजें नहीं हुआ करती थी. तो दोस्तों ओवरऑल यू वुड बी इन अ बेटर पोजीशन टू जज फॉर योरसेल्फ दैट वाज टीपू एक्चुअली अ बिगट, या बहुत सारे डायनामिक्स हैं, बिकॉज पॉलिटिकल डायनामिक्स भी बहुत स्ट्रांग हुआ करते थे उस टाइम पे. आज की डेट पे हम सिर्फ रिलीजन देखते हैं, बट उस टाइम पे पॉलिटिक्स आल्सो वाज देयर. मेरे डोमिनियन में जो हिंदूज हैं, मैं उनको सेफगार्ड कर रहा हूँ, उनके साथ टॉलरेंट एटीट्यूड मैंने अपनाया है. उनके टेम्पल्स को मैं एंडाउमेंट्स दे रहा हूँ, गिफ्ट दे रहा हूँ, प्रेजेंट दे रहा हूँ. बट एट द सेम टाइम दूसरी जगह जब मैं जा रहा हूँ, सो I destroy the temples, I persecute the people in the name of religion. Probably it was used as a very convenient tool for politics. For example, अभी आपने देखा होगा कि मराठा जो पिंडारीज हैं, उन्होंने अटैक करके जो श्रृंगेरी जो टेम्पल है, काफी इंपॉर्टेंट टेम्पल माना जाता है, वहां पे
आइडल को भी उन्होंने डैमेज किया था। एंड द सेम थिंग वी नो दैट द मराठास डिड इन बंगाल। बंगाल में 1940s के टाइम पे, and the Nawabs of Bengal, they were really terrified of the Maratha invasions, and without discriminating Hindus and Muslims, they used to loot and sack anyone and everyone. Overall, तो दोस्तों coming to the conclusion, as I said, फ्रॉम इंडिपेंडेंस ऑनवर्ड्स टीपू सुल्तान को ग्लोरीफाई किया गया। इनफैक्ट 1980s के एंड में, टुवर्ड्स द एंड ऑफ 1980s, एक शो आया करता था, भारत एक खोज। उसमें टीपू सुल्तान का एक एपिसोड भी है जिसमें टीपू सुल्तान को ग्लोरीफाई किया गया है। इसके बाद 1990s में एक प्रॉपर शो टीपू सुल्तान के ऊपर ही बनाया गया, द सोर्ड ऑफ टीपू सुल्तान, जहां पे अगेन ग्लोरिफिकेशन होता है। इनफैक्ट बुक्स वगैरह जो एनसीईआरटी वगैरह देखोगे आप, ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड व्हेन कांग्रेस गवर्नमेंट वाज इन पावर, सो टीपू सुल्तान हैज बीन पोर्ट्रेड एज अ हीरो हु फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश। नाउ 2014 ऑनवर्ड्स नैरेटिव हैज चेंज्ड। अब जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, जो बाकी जो शेड्स हैं, उनको भी डिस्कवर किया जा रहा है, एंड द सेक्युलरिज्म ऑफ टीपू सुल्तान हैज बीन पुट इनटू क्वेश्चन। I have not taken a stand on this. Let me know in the comments, what do you think? Was Tipu Sultan really a hero, or was he anti-Hindu? Should he be celebrated in the country? क्या हमारे बच्चों को बताना चाहिए टीपू सुल्तान के बारे में, ग्लोरीफाई करके दैट किस तरीके से अंग्रेजों से लोहा लिया एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, या टीपू सुल्तान को इग्नोर कर देना चाहिए हिस्ट्री की बुक से? That was all for the day. I will see you next time. Till then, take care.